Hello everyone. Today we are back with another session, and today we have got Shreyansh with us, who has secured All India rank 87 in UPSC CAPF Assistant Commandant examination. और मज़े की बात यह है कि श्रेयांश is also pass out from the same college from which I have graduated from, that is NIT Raipur, and he has been a coder and now he is a uniformed officer. So first of all, we'll try like to congratulate him uh, on behalf of whole team's uniform calling, so that he pursues his ambitions in the future. And the topic for today's session is how to do chilled out preparation. So giving a gist about what is a chilled out preparation is कि most people will think कि chilled out preparation मतलब ये हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं की, सिर्फ मज़े किए, दिन में 1 घंटा पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े. But according to me, chilled out preparation is that you plan your studies in the right manner. You don't have too much of backlog. आप हमेशा targeted approach रखिए ताकि आपके ऊपर additional pressure ना आए. And how Shreyansh did it, he'll explain it in his own words. So, firstly, I welcome you again, Shreyansh, and thank you everyone for joining. So now I'll hand over the mic to Shreyansh, and he'll tell about his journey in short कि उनका लाइफ में क्या challenges आए और उन्होंने किस तरह से एग्जाम निकाला. So Shreyansh, you can continue. Yeah, sure, sir. Thank you. Thank you for the warm welcome. Guys, I'm Shreyan Sharma, All India Rank 87. Coincidentally, मैं सर का ही जूनियर रहा हूँ एक साल. सर बैच ऑफ 2020 हैं, मैं बैच ऑफ 2021 था NIT रायपुर से. एंड मुझे उस टाइम तक नहीं पता था एज सच कि सर भी एग्जाम दे रहे हैं. हमारा जब दोनों का सिलेक्शन हो गया तब पता चला कि NIT से एक और सीनियर हमारा जो है हो गया सेलेक्ट. एंड आफ्टर दैट फिर बातचीत ज़्यादा शुरू हुई. उस समय तक उतनी बातचीत नहीं थी. हम काम से काम थोड़ा रखते थे. अपार्ट फ्रॉम इट गाइज, मेरी स्टोरी चिल्ड आउट प्रिपरेशन का इसलिए है क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जर्नी में ओवरऑल कुछ इंसिडेंट्स हुए. उसके बाद भी मैं टिका रहा. और इस प्रिपरेशन जर्नी में चिल्ड आउट का मतलब ये नहीं है कि आप का गोल कुछ भी है और आप बिना मेहनत के पार लग जाएंगे. इसका बस ये मतलब है कि आपके नर्व्स पे आपका जितना कंट्रोल होगा और आप जितने कंपोज मैनर में अपनी प्रिपरेशन करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप सेल थ्रू कर जाएं. अगर आपकी नॉलेज थोड़ी कम भी है, आपका कंपोजर अच्छा है, आपके पास दम है अंदर, और एज अ सोल्जर आप टिक सकते हैं वहाँ पे किसी भी सिचुएशन में, तो वो चीज़ें आपको सेल थ्रू करा सकती हैं. बजाय इसके कि कोई बंदा जिसकी हो सकता है प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और उस दिन वो पैनिक मोड में चल रहा है. तो मैं ब्रीफली स्टार्ट करूँगा कि मैं मतलब CSE की तैयारी कर रहा था. सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए मैंने एग्ज़ाम बस भर दिया था एज अ कि मॉक दे दूंगा. So it was my first attempt in the Central Armed Police Forces examination AC. तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं प्रीलिम्स देके आया था यूपीएससी का और सीएससी का, और उस वक्त मेरा नहीं हुआ था प्रीलिम्स. मैंने मैच भी नहीं किया था. फिर मैंने कहा कि एक महीना का जो गैप होता है ना, अगस्त में पेपर होता है, तो उस एक महीने के गैप में आई डिसाइडेड कि CAPF का पेपर दे देंगे. एंड तब तक मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो देख लूँगा. MCQs मैं डिसाइड किया था कि नहीं छूँगा, कि मेरी जो प्रेप है उसी में होना है तो होगा, नहीं होना है तो कुछ अलग से मैं बहुत नहीं कर सकता. थिंग्स आर वेरी क्लियर इन दिस एग्जामिनेशन. एक बेसिक सेट ऑफ मेहनत है जिसको करने के बाद थोड़ा लक का फैक्टर आ जाता है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बी चिल्ड विद इट, यू डोंट हैव टू बी अ क्राई बेबी अबाउट इट. फिर मैंने उस MCQs एग्जाम के लिए मैंने उतनी मेहनत नहीं की. मैंने इंग्लिश किया. इंग्लिश के लिए भी मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई हैव सॉल्व्ड जस्ट लास्ट 2 years पेपर ऑफ इंग्लिश इन अ टाइम मैनर, और प्रेसी लिखना सीख लिया था. दैट्स इट. मेरी मेहनत इतनी ही रही है इंग्लिश के पेपर के लिए भी. आफ्टर दैट, आफ्टर अराउंड 1.5 months जो भी पेपर था, मैं एग्जाम हॉल में गया. उस दिन एग्जाम हॉल की सुबह मेरा ड्राइवर नहीं आया. तो इलाहाबाद जाना था और ड्राइवर आ ही नहीं रहा है. अंत तक मेरा था कि अब छोड़ देते पेपर, लेकिन कोइंसिडेंटली लास्ट मोमेंट पे थोड़ा झगड़ा वगड़ा करने के बाद ड्राइवर पहुंचा. ड्राइवर लेट हो गया था. इलाहाबाद पे सेंटर था, मैं बनारस रहता हूँ. फिर एग्जामिनेशन सेंटर से फिर डायरेक्ट हम लोग पहुंचे. तो उसके बाद एग्जाम दिया मैंने. एग्जाम देने के बाद जब मैं घुस गया बैटल मोड में, जब आ गया, तब पीछे नहीं हटते हैं. तब उसके बाद है कि भाई अब घुसे हैं तो पेपर लेके जाऊंगा पूरा. तो मैंने MCQs वगैरह इंग्लिश का पेपर दिया. ये सब करने के बाद जब मेरा फिजिकल का टाइम आया, फिजिकल के प्रिपरेशन के समय मेरी मौत आना शुरू हो गई कि ये 800 मीटर 3 मिनट 30 सेकेंड में 45 सेकेंड में कैसे होगा. तो उस वक्त मैंने कहा कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंस गया. फिर भी मैंने कहा कि करते रहते हैं. और बाय द वे मैंने जब पेपर लिखा तो मैंने अपना आके मार्क्स नहीं जोड़े थे.
मैं किसी पेपर में नहीं जोड़ता, नॉट फॉर सीएपीएफ, मैं किसी पेपर में नहीं जोड़ता। मेरा ये है कि फाइनल लिस्ट में देखूंगा, तब तक दिमाग को टेंशन क्यों देना। थोड़ा इग्नोरेंस इज ब्लिस लेके मैं चलता हूँ, थोड़ा दिमाग को चिल करने के लिए, तो सामने वो दिखे, और बाकी की चीज़ों में थोड़ा आदमी, सर वो, अच्छा ठीक, हाँ, we'll take up the doubt. सर वो रेज हैंड कर रहा है, कुछ पूछना है क्या? हाँ, we'll take up the doubt. You ओके can सर, complete your part, then we'll take up this doubt. ऑल राइट सर। तो स्टोरी यही है कि फिर मैं मार्क्स नहीं जोड़ा था, तो ये पूछता भी था, मुझे अभी तक अपने मार्क्स नहीं पता है सर, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी तक लॉग इन करके वेबसाइट पे अपने मार्क्स नहीं देखा हूँ कि मैंने इंग्लिश में कितना स्कोर किया, इंटरव्यू में कितना स्कोर किया। मैं बस, ऐसा था कि जो सामने आ रहा है करते जाना है, आई डोंट हैव टू पैनिक। उसके बाद जैसे ही मेरा ये हुआ फिजिकल का, मेरी एक जगह मतलब स्ट्रीट ब्रॉल हो गया, मैं फंस गया झगड़े में, अच्छा खासा झगड़े में फंस गया, पुलिस पुलिस का केस हो गया, मतलब केस नहीं हुआ, पुलिस आ गई थी और काफी डांटा वाटा, और बेइज्जत हुआ मैं उसके बाद भी। माइंडसेट थोड़ा खराब हो गया था कि एग्जाम दे रहा हूँ, उसी में ये हो रहा है, ये फिजिकल के पहले या बाद की बात है। फिर भी मैं गया, ठीक है, दिमाग काम करके फिजिकल में जाना है। फिजिकल में मेरा आरएमई आ गया था सर। आरएमई में क्योंकि मैं डिहाइड्रेटेड था, और बॉडी में एक U1 लेवल 1 प्रोटीन होता है, तो वो निकल गया था। तो जो कमांडेंट डॉक्टर था उसने बोला कि पानी क्यों नहीं पी के आए थे। मैंने कहा सर आपने पीने का टाइम ही नहीं दिया था। तो दौड़ाए जा रहे हो, फिर मेडिकल ले रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि 2 दिन पानी पी के आओ। अब आरएमई मेरा 3-4 दिन वहां खिंच गया, सिर्फ मैं 3 दिन तक सर पानी पी रहा हूँ होटल में, और सुसु जा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, सुसु जा रहा हूँ, ताकि जो है मेरा बॉडी से लेवल 1 प्रोटीन निकले। वो गया, वहां से क्लियर हुआ। फिर इंटरव्यू के लिए भी मैंने कहीं इंटरव्यूज नहीं दिए थे, मैंने सिर्फ एक कोचिंग ज्वाइन की थी, वहीं पे 2 मॉक इंटरव्यूज सिर्फ दिए थे, लास्ट 1 वीक में। वो भी मैंने इंटरव्यू के लिए ऐसे डेडिकेटेड दृष्टि आईएएस या कोई ऐसे कोचिंग में इंटरव्यूज नहीं दिए हैं। और मेरा 2 ही मॉक इंटरव्यूज था, वो भी 3 दिन के गैप पे, एक इंटरव्यू और फिर 3 दिन बाद मैंने एक इंटरव्यू, और उसके बाद तीसरा इंटरव्यू मेरा सीधा जो है यूपीएससी का इंटरव्यू था। और इस पूरे प्रोसेस में मैंने सिर्फ यही रखा कि जो सामने आ रहा है करते जा रहा हूँ, दिमाग ज्यादा वो नहीं खर्च करना कि, और फोमो नहीं क्रिएट किया। मुझे पता था बाकी लोग भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इंटरव्यूज होते हैं, ये होते हैं, मैंने कहा ठीक है, जितना मैं हूँ काफी हूँ, इतने में हो जाएगा। और ओवरऑल सर यही कहानी है कि मैंने प्रिपरेशन चिल्ड आउट मैनर में की। चिल्ड आउट मतलब कि सर मैं घबराया नहीं, लाइफ के इंसिडेंट्स हो रहे थे, मैं जो आया देखता गया और अपनी पढ़ाई करती गई, बस Okay. एकदम घोड़े की नाल लगा के सीधा चलते जाना है। Okay. बहुत सही पर्सपेक्टिव मिला कि मतलब लाइफ में चैलेंजेस आते रहे ड्यूरिंग द साइकिल एंड बिफोर द साइकिल, इनफैक्ट आफ्टर द साइकिल ऑल्सो यू हैव मेंटेन्ड दैट पर्सनालिटी। अब जैसे यस आपने बोला कि यू हैवंट लाइक सीन योर मार्क्स ऑल्सो, दिस शोज कि यू हैव मेंटेन्ड अ टाइप ऑफ कामनेस इन योर हैंड, यस सर। इन योर हेड, कि हाँ वॉट एवर हैपन्स आई विल फाइट इट आउट। और मेरे हिसाब से दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट सी ए यस पी एफ, सी एस सी, एस एस सी, सी जी एल, एनी थिंग विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो एक डाउट था, समबडी रेज देयर हैंड, दे कैन आस्क देयर डाउट नाउ। किसका डाउट था? अगर आपके पास अभी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके। तो ओवरऑल इस सेशन का मतलब पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नोन प्रीवियस सेशंस की क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपकी कुछ डाउट्स हैं तो मैं अपनी ये तरफ से स्टोरी बता दे रहा हूँ, और अगर आपको कुछ थोड़ा सा Shreyansh, मतलब, there is a doubt from Amit. श्योर Let's सर, take it up. Amit, श्योर। you can tell your doubt. हाँ सर, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, bhai. गुड Good आफ्टरनून, afternoon. गुड आफ्टरनून। सर मैं पूछ रहा था कि आपने प्रॉपर कितने साल तैयारी किया है? 2 साल, 1 साल तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर 2 साल मान लो। मैंने 2022 सितंबर में रिजाइन किया था, अक्टूबर समझ लो, नोटिस पीरियड लेके अक्टूबर हो गया। आपको कभी प्रिपरेशन के दौरान अप्स एंड डाउन्स नहीं आए? एग्जैक्टली मैं वही तो बता रहा था स्टोरी कि मेरी, मैं पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एसएचओ। SHO. हाँ, तो एसएचओ ने मुझे खड़ा करके काफी मतलब ह्यूमिलिएट किया था। मैं वर्ड्स नहीं यूज कर सकता, बट इट वाज इनफ टू क्रैश योर कॉन्फिडेंस डाउन। उसने, मतलब मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, उसने पूछा कि क्या करते हो, तो उसने सीधा बोला मैंने कि सर एनआईटी से ग्रेजुएट किया और एग्जाम्स की प्रेप कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि आपके जैसे तो बहुत आ जाते हैं, और किसका हो ही जाता है, और लाइन में बहुत खड़े हैं आपके जैसे, और एनआईटी से छोड़ दिया, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसे करके उसने आधा घंटा मुझे सुनाया था बकायदे, मतलब जो एसएचओ था। तो अप्स एंड डाउन्स आए यार, मतलब इतना कि माइंड वैसा हो गया था कि भाई कहाँ फंस गया। Okay. तो अभी आपने उसको जाके मिठाई नहीं खिलाया?
ये सब चीजों से अभी थोड़ा बच रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन का भी समय आएगा। थोड़ा हम्बलनेस भी सीख रहे हैं ना साथ में उसको लेकर। वो 12th फेल मूवी में जाते नहीं है हाँ लास्ट में, एग्जैक्टली वो सीन हो गया था सर। यहाँ थोड़ा वो वाला सीन हो सकता है। ओके राइट। अमित, आई गेस यू गॉट योर आंसर। एक और डाउट आया हुआ है भैया, कॉलेज और प्रिपरेशन के टाइमिंग को कैसे मैनेज किया जाए। मेरा कॉलेज 9 to 4:30 होता है, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जा रही है, प्लीज़ गाइड। तो क्या नाम था सर? सो द डाउट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अरविंद। अरविंद, हाँ। सो हाय अरविंद। देखो कंसिस्टेंसी का ऐसा है ना कि जो यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है वो किसी की भी नहीं मैच हो सकती है। जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो मुझसे नहीं होती, सर से भी नहीं हुई है, और AIR 1 से भी नहीं हुई है। वो टूटता ही टूटता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको क्या लेके चलना है कि जो भी मेरे पास अवेलेबल है बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज करके मैं टिकूंगा। तो अपने आप से सिर्फ आपको ये बोलना है कि आई विल परसिवर, मैं टिका रहूंगा। और यही है कि जो आपको टाइम मिले, जहां मिले दिन भर में, उसमें एडजस्ट कर दो अपनी पढ़ाई। अपनी डे शेड्यूल को अपनी पढ़ाई के राउंड बना दो। आप जिम भी जा रहे हो इसलिए जा रहे हो ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सके, आप पढ़ाई अच्छी कर सको। आप धीरे 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 सब कुछ अपनी प्रिपरेशन के राउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दो, आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और बाकी CAPF का एग्जाम मुझे नहीं लगता कि वैसी अमाउंट ऑफ टाइम मांगता है जैसा कि बाकी एग्जाम्स मांगते हैं। आप इसमें थोड़ा स्मार्ट रहेंगे तो आप सेल थ्रू कर सकते हैं। ओके, एक दो और डाउट है बट वील टेक इट आफ्टर दिस क्वेश्चन। श्योर। So Shreyansh, this was a question from my side, as I have also worked in a private organization, यस सर। or you have also worked for a popular MNC. तो जब वो फेस कब क्लिक हुआ कि नाउ यू हैव टू शिफ्ट योर साइड टू प्रिपरेशन, कि अब आपको प्रिपरेशन के मोड में जाना है, अब आपसे ये जॉब नहीं हो रही है, या यस। शुरू से ही बैक ऑफ द माइंड था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये प्रिपरेशन करनी है। तो सर बैक ऑफ द माइंड उतना नहीं था मेरा। स्टोरी ये है कि मैं एक CRP के ऑफिसर के साथ जो है, मतलब मेरे बड़े भाई जैसे लगते हैं, मेंटोर कह लीजिए, मेंटोर ही हैं। तो उन्होंने डैगोस हॉस्टल अपना जो गुरुग्राम में, उन्होंने बुला लिया था वहाँ पे कि आ जाओ एकेडमी घूम के जाओ। मैं नोएडा में था, तो मैं डैगोस हॉस्टल चला गया था संडे को, और थोड़ा बहुत एकेडमी घूमी, आसपास की फोटोज देखी, और थोड़ा सा मेरा मतलब जाने का मन था इस साइड। और उसके बाद सर एक क्यूमुलेशन हो गया कि वो नोएडा का जो फ्लैट का लाइफस्टाइल है वो मुझे भाया नहीं। मतलब फ्लैट में रहना, ऑफिस जाना, वापस आना, एक बहुत मोनोटोनस लाइफ थी। एस्केप तो मैं खोज ही रहा था। फिर मुझे लगा कि यहाँ से निकलने का अभी टाइम है, मेरा प्राइम यही है, मैं रिस्क अभी ले सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके सर मैंने करीब 4 महीने में ये डिसीजन लिया था, क्योंकि 4 महीने मैं वहाँ पे था नोएडा। बाकी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कोविड के बाद से इन्होंने रिलैक्स ही किया हुआ था। तो 4 महीने में धीरे धीरे सर इसी तरह, मतलब ऑफिसर्स को देख के ही आया अंदर से कि अब यहाँ से निकला जाए। ओके, तो श्रेयांश, व्हाट वाज द लाइक मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि जिस सेक्टर में आप थे, कोडिंग कर रहे थे, राइट सर। मोस्ट प्रोबेबली इसमें कैरियर ग्रोथ भी अच्छी होती है, राइट सर। and the financial profits are also very high. राइट If not immediately, then in future the growth is exponential. सर। बट इन सरकारी नौकरी, इफ आई मे से, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट भी एक सरकारी नौकर ही है, जी। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको इतने सैलरीज में भी मॉनेटरी टर्म्स में ना मिले, ऑल्दो यू विल गेट द प्रेस्टीज एंड ऑल। तो हाउ डिड यू से टू योरसेल्फ कि चलो पैसे में भी कम मिल जाएं, बट क्या आपके पीछे माइंडसेट क्या था, इफ यू कैन प्लीज टेल। राइट सर। सो मैं ऑलमोस्ट वेरी वेल पेड था अपने प्राइवेट सेक्टर की कोडिंग वाली जॉब में। तो इन्फोएज इंडिया कंपनी का नाम है, जीवन साथी शिक्षा .com, यू गाइस मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम इन्फोएज है। तो वहाँ पे मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जब मैं रिजाइन किया। तो पेमेंट वाज रियली गुड, पैसा लग चुका था। मेरे निकलते समय मेरे जो ऑफिस के मैनेजर थे उन्होंने बोला भी था कि सोच लो शेर के मुंह को खून लग चुका है, सैलरी इज लाइक दैट। तो मैंने बोला सर चलेगा, हो जाता है सर। तो सर मेरा ये था कि ठीक है, लेकिन सर वो जो लाइफस्टाइल चल रही थी ना वो कॉर्पोरेट की, वो सर काटने को दौड़ रही थी। एक टाइम पे मेरे से अनबेरेबल हो गया था। तो मैंने कहा कि अगर पैसे ही कमाने हैं तो मैं वापस आके कमा लूंगा। पढ़ाई लिखाई की है, वापस शुरू कर लूंगा सर। मेरा लिटरली यही था कि मैं शायद TCS से शुरू कर लूंगा, 50,000 की जॉब से वापस आऊंगा और बिल्डअप कर लूंगा। पर यहाँ पर वर्दी मिलना और एक प्रेस्टिजियस तरीके से काम करना और
थोड़ा अपनी कंट्री के लिए करने का था सर हमेशा से। मैंने एनडीए भी दिया है, एक ही बार दिया है सर, उसके बाद तो फिर मैं एनआईटी आ गया था, तो फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उतना। तो वही था कि एक नेशन फर्स्ट ऑलवेज वाली जो फीलिंग है वो थी, देखता था तो खून गर्म हो जाता था ऑफिसर से। बस वही है सर, उसी के साथ साथ आ गया। रियली इंस्पायरिंग, रियली इंस्पायरिंग। और सभी के लिए मैसेज भी है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते लाइफ में। राइट सर। दिस शोज कि लाइफ इज मोर अबाउट योर ओन इंटरेस्ट, कि आपको जीवन जीने की शैली क्या पसंद है। क्या आपको नोएडा की वो 9 to 5, इनफैक्ट अब तो 9 to 5 भी नहीं होती है प्राइवेट सेक्टर में। 9 to 5 तो सर और बेहतर है। इट्स ऑन पेपर, यू ऑल्सो नो। तो हाँ, क्या आपको वो लाइफस्टाइल जीनी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि कल हम असिस्टेंट कमांडेंट जब बनेंगे, जब कमीशन हो जाएंगे, तो क्या वहाँ पे भी 9 to 5 रहेगा? नहीं, वहाँ पे भी डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है। तो इट वोंट बी इजी, आई एम सेइंग। बट एक वो सेंस ऑफ प्राइड जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल रहा था, क्या अब हमको मिलेगा? वी आर होपफुल फॉर दैट, एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं वो जो हमारी एस्पिरेशन है वो पूरी होगी, इसीलिए ये प्रिपरेशन करना वर्थ इट। नाउ वील टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस। सो सौरभ ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आर्ग्यूमेंट में पॉइंट नंबरिंग करके लिखें या एरो वाइज? Saurabh, I think so. We are currently giving the questions as well as the model answers on the group. आप उसको फॉलो करो, और साथ ही साथ हम लोग बीच बीच में वीडियोस भी डालते हैं। सो श्रेयांश, आई लास्ट श्रेयांश ओनली कि तो आप कैसे करते थे, मतलब क्या नंबरिंग करते थे एरो? ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट सर। बट स्टिल। तो मेरा हमेशा से सर पॉइंट था कि एग्जामिनर को दिखे कि मुझे आता है। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट इम्प्रेसिंग द एग्जामिनर। वहाँ पे पॉइंट सिर्फ एक ही है, एग्जामिनर को आपको दिखना चाहिए आपको ज्ञान आता है। एरोज में मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे वो शायद जज ना कर पाए, अगर वो जल्दी में पेपर देख रहा है ग्लैंस थ्रू कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। मैं हमेशा नंबरिंग करता था, ताकि अगर मेरे पॉइंट्स 5 के ऊपर गए हैं, जो कि जाते भी हैं, उस पॉइंट का एडवांटेज मिले मुझे। तो पॉइंट वाइज नंबरिंग करना जरूरी है। आपको साइकी के साथ खेलना है, आपको ज्ञान दिखाना है वहाँ। सब कुछ गेम साइकी का है, इंटरव्यू से लेके रिटर्न से लेके सब कुछ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। एक्सीलेंट पॉइंट मेड अप। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि इन द पेपर 2 the thing is all about your presentation. राइट। Okay, so your first impact is the last impact, first impression is the last impression मेरे राइट हिसाब सर। से। तो आई थिंक सो इट्स नेवर अबाउट कंटेंट, ऑल्दो कंटेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर आप गंदी हैंड राइटिंग में उसी को 5 बार काट के गंदी तरह से भर भर के, मतलब खुद सोचो, अगर आप खुद इवेल्युएटर हो और आपके सामने 200 कॉपी रखी हैं ऐसी, आप क्यों अपना सर दर्द करोगे? आप एवरेज मार्क दे के आगे निकल जाओ। राइट सर। तो ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन, एंड इन यूनिफॉर्म कॉलिंग वी आर ट्राइंग टू गेट दी सेशंस टू यू, सो दैट आपको इसी तरह के जो फाइन माइन्यूट डिटेल्स हैं वो पता चले। राइट सर। आशीष हैज आस्क्ड, हेलो सर, अभी मेरी एज 19 है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, डिस्क्रिप्टिव एसे पेपर 2 लिखने में समस्या होती है, क्या करूँ? सो श्रेयांश, लाइक आई नो यू हैव प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश मीडियम, लेकिन अगर जैसे आपसे कोई ये पूछे कि मान लीजिए आपकी फर्स्ट लैंग्वेज भी हिंदी है, क्योंकि यू ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द नॉर्दर्न बेल्ट एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्दर्न बेल्ट, हम पहले हिंदी में सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कोई हिंदी मीडियम से है और उसके पास एज अभी है, वो 19 साल के हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे वो इंग्लिश के पेपर 2 में वर्कआउट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी? राइट सर। तो बेस्ट थिंग इज कि आप जो है लिखने की प्रैक्टिस इन एसेज की अपनी रिगोरस कर लीजिए। मतलब टू द पॉइंट कि एग्जामिनेशन सेंटर के एसेज आपके लिए चाइल्ड्स प्ले हो जाए। मैं पेपर 2, मतलब मेरा जो इंग्लिश राइटिंग की स्पीड है वो थोड़ी अच्छी है। मेरा पेपर 2 ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले ख़त्म हो गया था, मैं पेन बंद करके बैठा हुआ था। अगर आपका है कि आपको इंग्लिश में पेपर लिखना है, ऐसा पेपर, मैंने हिंदी में भी पेपर दिया है, मैंने पीसीएस का मेंस लिखा है, तो आई नो कि हिंदी लिखने में दिक्कत आती है और समय लगता है। बट अगर आपका ऐसा पेपर है जिसमें इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, तो मैं कहूँगा आप ऐसे रिगोरसली लिखिए। मतलब दिन के 3-4 ऐसे आप लिखना शुरू कर दो, और जो आपका वीक पॉइंट है उसे पहले टारगेट करो, और ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन इन अ टाइम बाउंड मैनर। टाइमर लगा के आंसर लिखना, और उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना कि मेरा 10 मिनट का आंसर है और 10 मिनट में ही होना चाहिए। वो आपका मसल मेमोरी, ब्रेन मेमोरी ट्रेन करेगा। आप उसे फ्री छोड़ दोगे तो आपका दिमाग आपको भगाएगा और आप भी भागोगे उसके साथ। टाइम बाउंड मैनर में खुद को सताना शुरू कर दीजिए। सिट ऑन द टेबल, पुट अ टाइमर एंड राइट इट डाउन टिल यू थिंक कि इट्स अ चाइल्ड्स प्ले इन द एग्जामिनेशन।
ओके। सो और इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और हिंदी मीडियम से कोई है तो, और ख़ासकर अभी उसके पास एज है, तो राइट। मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी आपको समझ में आता हो, आई एम नॉट सेइंग आपने हिंदू सोच लिया है तो मतलब सुन लिया है कहीं से तो आप हिंदू ही पढ़ रहे हैं। मैं खुद अपनी बात करूँगा, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, कि मुझे शुरुआत के 2-3 महीने तो हिंदू की हवा भी नहीं लगती थी, उसके ओपिनियन पेज की या उसके एडिटोरियल पेज की, उसकी सार ही नहीं समझ में आता तो वो कहना क्या चाहते, तो मैं डिक्शनरी लेके बैठता था। राइट। तो आपको इंडियन एक्सप्रेस सही लगे तो आप एक्सप्रेस का ही कोई आर्टिकल लीजिए और उसको पढ़िए, उसके बाद उसको अपने शब्दों में लिखिए। आप राइट हिंदी सर। मीडियम के हैं, लेकिन इतना एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, मतलब हम्म, जो जहाँ फिनिश लाइन स्टार्टिंग लाइन जिसकी जितनी पीछे है, उसे एट पार आने के लिए उतना मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको बिल्कुल। करनी भी चाहिए। अगर आपने बना लिया ऑफिसर बनने का तो ट्रू इतना ट्रू। लंबे लगेगा। एग्जैक्टली। बहुत सही बात है। फैज़ान इज आस्किंग कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, फोर्स प्रेफरेंसेस। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंसेस, फर्स्ट सीआईएसएफ है, सेकंड एसएसबी, थर्ड सीआरबी, फोर्थ आईटीबीपी, फिफ्थ बीएसएफ। ओके। और क्या एक्सपेक्टेड लग रहा है अभी, क्योंकि फोर्स एलोकेशन तो हुई नहीं है। लोकेशन में देखते हैं सर, सीआईएसएफ है, नहीं तो एसएसबी गारंटीड है, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छे, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और भी सवाल है, बट उससे पहले एक और राइट। सवाल मैं लेता हूँ अमित, देन आई विल कम टू यू एज वेल। सो लाइक आफ्टर रिजाइनिंग, मतलब वो जो फेज था कि हाँ अब रिज़ाइन करना है, और उस पीरियड में जब आपने प्रिपरेशन के लिए चीज़ें जुटाना शुरू किया होगा, पता करना शुरू किया होगा कि आखिर तैयारी करते कैसे हैं, चाहे राइट। वो सी ए पी एफ हो या सी एस सी हो, क्योंकि सिलेबस इज़ मोस्टली कॉमन। मोस्टली गवर्नमेंट। हाँ, तो उस फेज़ को आपने किस तरह से नेविगेट किया? बिकॉज़ वो फेज़ मेरे हिसाब से काफ़ी डिलेमा वाला फेज़ होता है, क्योंकि बिल्कुल। सब चीज़ सही लगती है, हर टॉपर टॉक की बात सुनने का मन करता है, राइट और सर। सबसे बात करने का मन करता है कि इन भैया से पूछ लेता हूँ, इनका प्री हुआ था, इनका मेंस हुआ था। जी सर। उसको कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं? राइट सर। सो ऐसे में आई विल से कि चूज अ मेंटोर, मतलब किसी एक बंदे की एडवाइस पकड़ो और उस बंदे की एडवाइस को रिगोरसली फॉलो कर लो। जिसने भी सिलेक्शन लिया है या whoever has cleared this examination knows one way, and there are infinite number of ways। आप हॉप करते रहोगे तो आप फंस जाओगे। ये बेस्ट तरीका है कि आप जैसे किसी एक, जैसे आपने यूनिफॉर्म कॉलिंग पे आ गए, तो मैं इतना बता देता हूँ, जो मटेरियल किसी भी ग्रुप किसी भी जगह पे मिलेगा, अगर आप उसे कंसोलिडेट करके एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इट इज़ मोर देन इनफ आपको सेल थ्रू कराने के लिए। एक चीज़ है कि उसको नैरो डाउन करके स्टिक कर लो। नहीं समझ में आए तो उसी मेंटोर के पास, उसी अपने सीनियर के पास जाओ और आस्क हिम। अगर उसको नहीं पता होगा तो वो रिडायरेक्ट करेगा। आप खुद से जितना हो सके भटकना, अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना कम करो और उसे ट्रांसफर कर दो अपने मेंटोर के ऊपर कि एफर्ट भाई आप लगाओ, मुझे सिर्फ मेहनत करने का समय चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। भटकने का काम मेरा नहीं है, भटकने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे सीनियर का है। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है इस ग्रुप में, आप सर से पूछ लो, किसी अपने सीनियर से पूछ लो, और वो खोज के बताएगा कि भाई गलत कहाँ हो रहा है, सही कहाँ हो रहा है, ऐसे में टाइमिंग नहीं मैनेज हो रही तो क्या हो रही है। आप खुद खोजने जाओगे, यूट्यूब पे बैठ जाओगे, घंटा 2 घंटा निकल सकता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि उस डिलेमा में सर मैं रहा हूँ, उसमें भी मैं यूट्यूब के खाक छानने वाले काम किए हैं। तब मुझे समझ में आया कि बहुत एडवांटेज मिलता नहीं है, कोई एक बंदा सही चीज़ बता दे उसको फॉलो कर लो, वो सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़ सर, उस डिलेमा में एक हाई प्रेशर सिचुएशन बन गई थी। कहीं ना कहीं अगर आप उस हाई प्रेशर सिचुएशन को आप ले लेते हो, आप मतलब उसे असिमिलेट कर लेते हो, आप उसे डाइजेस्ट कर जाते हो, वो बेस्ट तरीका है आपको किसी भी काम को कम समय में करने का। अगर मुझे लगता है कि अगर वो प्रेशर नहीं होगा, जैसे मेरे पास नहीं होता शायद, कि अगर जॉब है, मस्त चल रही है, सब सही है, तो आदमी की नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ। वो प्रेशर आपको जो है मदद करता है वहाँ से निकलने में। तो उस प्रेशर को पॉजिटिव लो, उसे एज अ पुश लो। और उस समय बस यही है कि अपने किसी एक मेंटोर मेंटोर का बहुत रोल है सर, मैं ये कहूँगा। सही बंदा सही टाइम पे सही चीज़ बता दे, उस बंदे का सिलेक्शन बहुत हद तक हो जाता है, क्योंकि मेहनत सभी कर रहे हैं सर। हम्म। सही एफर्ट मिल जाता है तो मुझे लगता है कि भाई मेहनत बहुत कम हो जाती है। सो श्रेयांश, डिड यू जॉइन एनी कोचिंग, फॉर्मल कोचिंग, या आपने जो भी फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और कोई मेंटर की हेल्प ली थी, और अगर वो कोई मेंटर थे तो वो कौन थे आपके पर्सनल जर्नी में? राइट सर। सो सीएबीएफ एग्जाम के लिए आई डिडंट जॉइन एनी कोचिंग। सिर्फ मैं इंटरव्यू के लिए गया था। इंटरव्यू के लिए सर एक करियर क्वेस्ट करके दिल्ली में कोचिंग है, संजीव कबीर सर नाम है, वो कराते हैं।
मैंने उनके बस 2 इंटरव्यू मॉक सेशंस दिए थे और उनकी क्लासेस अटेंड की थी इंटरव्यूज के लिए कि वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है, टू कंडक्ट योरसेल्फ इन अ फॉर्मल ऑफिसर लाइक मैनर इज अ डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट इंटरव्यू। थोड़ा आइडिया था, पर वहाँ पे आपको कितना बोलना नहीं बोलना, ओपिनियन को कैसे डाइग्रेस करना है, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन कैसे बचना है, बस उसके लिए किया था। रिटर्न के लिए मेरे सर यही था कि जो मेरी सीएससी की प्रेप थी उसके लिए मैंने किया था। मेरे जो मेंटोर रहे हैं सर, ही इज 2023 बैच के सीआरपी के एसी हैं, वो हेल्प किए थे काफ़ी। मेरे कॉलोनी में मस्त 4 घर छोड़ के रहते हैं, तो छुट्टी मिलते थे तो ही हेल्प मी आउट। सीएससी के लिए मैंने एक कोचिंग ली थी, ऑनलाइन कोचिंग ली थी, सारथी आईएएस करके नाम है, सिर्फ मैं उस पर क्लासेस किया था और मैंने कहीं कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली है। ओके मेरा भरोसा है सर कि एक बार आपको सही तरीके से मटेरियल मिल गया और आपको मालूम है क्या पढ़ना है, वो आपके याद रह जाए बहुत है। वो याद ही नहीं रहता है उतना, लोग भटकते रहते हैं, उसको याद करना ही मुश्किल है। ओके ओके सो द कोचिंग was from an online platform ये Sarthia, I guess मैं दिल्ली में Shivin दिया। sir and Mudit Jain sir are part of Sarthia IS। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी कोचिंग कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये नाम श्रेयांश ने लिया तो डजेंट मीन कि दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन। कोई भी कंटेंट आप फॉलो करो, बट जो मेन पॉइंट है ना कि व्हाट ही सेड कि आप उसको नैरो डाउन करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात हम लोगों को थोड़ी देर से समझ में आई, खासकर मुझे तो बहुत देर से समझ में आई। Shreyan still took a year less than me, so I would say कि he was on the right track because he got the right mentor. Probably I was lacking that, और इसी void को fill करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि at least till the time we are joining our trainings, आपको कभी ये महसूस ना हो कि आपके पास कोई elder brother नहीं है, elder guidance नहीं है। Okay, so the next question which is there is कि सर is 300 days sufficient to clear this exam if done with average 8 hours daily with consistent efforts? लेकिन सर मुझे टेक्स्ट देखना पड़ेगा। So who has asked this question? I'll let you know. या Shivam, मतलब 800 days, सॉरी 300। 300 days with 8 hours daily is more than enough है सीएपीएफ का इस एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आपका वैसा केस है, जैसे मतलब एक स्टूडेंट का था अभी यहाँ पे जो हिंदी का है, और उसे पूरा बिल्डअप करना है इंग्लिश तक आने के लिए, देन इट्स अ डिफरेंट सीन। उस समय उसको समय लगेगा उसमें भाई, इंग्लिश का लेवल बनाने में साल भर लग सकता है ढंग से। तो 300 डेज अगर आप इंग्लिश मीडियम से रहे हैं, आपकी स्कूलिंग और एजुकेशन मतलब आपने डिसेंटली परफॉर्म किया है, मोर देन इनफ है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। Okay, so I guess you have got your answer. Amit has asked, what about below average student? Related to this question only, कि अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, आई गेस बिलो एवरेज इज नथिंग यार, इट इज रिलेटिव। ये पहले तो यार अपने आप को डिमीन करना बंद कर दो कि मैं बिलो एवरेज हूँ या ये बिलो एवरेज है। देयर इज नोबडी एज सच एज बिलो एवरेज, एवरीबडी इज एवरेज बिफोर दे स्टार्ट द प्रिपरेशन। राइट सर। बस ये है कि आप कितनी मेहनत करते हो। जैसे किसी ने 8 घंटे लिखा, अगर आप अपने आप को मानते हो कि मैं एवरेज के नीचे हूँ, तो आपको 8 नहीं 10 करने पड़ सकते हैं। लेकिन 10 घंटे किताब खोल के बैठने से मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊं। राइट सर। मेरा वो कैपेबिलिटी नहीं है और मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है। आई कैन स्टडी दैट कंटेंट इन 4 और 5 hours ऑल्सो इफ आई एम वेरी मच फोकस्ड। तो नेवर लाइक से योर सेल्फ डिमीन योर सेल्फ बाई सेइंग आई एम बिलो एवरेज, तो मैं क्या करूँ। भाई सब लोग एवरेज ही हैं। राइट कोई सर। शायद ही AIR 1 भी नहीं जानता था वो, जब तक AIR 1 नहीं आया था, क्योंकि ऑनेस्टली वो सर ये तो है, पीडीएफ खुलने से पहले कोई कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि मेरी यहाँ पे एआर रहेगी। हम्म, सभी होप ही कर रहे होते हैं, क्योंकि कहाँ पे क्या सही बैठ गया, कहाँ पे कुछ गलत हो गया, हम्म। हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं होता है। और मैं तो यार बता रहा हूँ इंटरनल बात, मतलब ऐसा अभी आप लोग तो प्रिपरेशन फेज में हो, लेकिन जब तक रैंक नहीं आती है, जब तक रिजल्ट नहीं राइट आता सर। है, तब तक सब भगवान से ही मनाते हैं कि आखिरी रैंक ही आ जाए और राइट सर। भगवान आ जाए। और लिस्ट में जब मांग दे बस सर, हाँ नाम आ लिस्ट जाए, में बस नाम। और जब लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर इंसान की ग्रीड शुरू हो जाती है कि अब मुझे CSF मिल जाए, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल हाँ जाए, हाँ। मुझे CRPF मिल जाए। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल। आज CSF मिल जाए तो मैं बोलूँगा अब कल IAS बन जाऊँ, सिविल सर्विसेज निकाल के। कल IAS बन जाऊँगा तो फिर बोलूँगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग इन योर लाइफ, बट नेवर थिंक कि आप जो मिला है वो ख़राब है। तो कीप वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकिंग थीम वाइज नोट्स कितना हेल्प करेंगे फॉर पेपर 2? राइट सर। सो थीम वाइज नोट्स आपको क्या करना है ना,
आपको पेपर टू में एक चीज ध्यान रखनी है कि कुछ पीवाईक्यूज उठाइए, उससे से थीम निकालिए, नोट्स बना लीजिए। आपको अपने नोट्स को रीयूजेबल बनाना है जितना हो सके। मतलब कि आपका वही नोट्स का पार्ट आपका एसए में यूज हो जाए, आर्गुमेंट्स में यूज हो जाए, ऐसा आपको लेके चलना है। मिनिमाइज करते जाइए अपने एफर्ट को, और कि मैं इतना कंटेंट पढ़ के जाऊं और इसी को एसए में चिपका दूंगा, इसी को आर्गुमेंट में चिपका दूंगा। कैसे? सिर्फ लैंग्वेज ट्विस्ट करके। आर्गुमेंट में लैंग्वेज है बदल जाएगी, एसए की लैंग्वेज फ्लो ही हो जाएगी, थोड़ा राइटर टाइप लिखना शुरू कर दूंगा। डिमेरिट्स मेरिट्स लिखते समय मैं थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाऊंगा। और थीम वाइज नोट्स आप सिर्फ पीवाईक्यू के पीछे रहिए। मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू इज मोर देन इनफ टू क्लियर द सीएपीएफ एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा कुछ खोजा ही नहीं है इस एग्जाम के बारे में। मैंने पेपर उठाए, पीवाईक्यू उठा के लिखना शुरू कर दिया, 2 साल की पीवाईक्यू लिखे, मैं समझ गया कि ये चीज के अराउंड चीजें रिवॉल्व करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आप जितना भटकोगे आपको कंटेंट मिल जाएगा, एग्जाम के 2 घंटे में रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। नो पॉइंट इन डूइंग ऑल दैट अगर आपको 2 घंटे में आप उसे उतार नहीं सकते हो। ओके, सो देर आर अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। उसके पहले फिर और आगे आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि सो लाइक श्रेयांश, राइट सर। जो ये चिल्ड आउट प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट है, जी सर। तो मैनी पीपल थिंक कि इट्स अ मिथ एक्चुअली। राइट सर। ठीक है, बिकॉज यू हैव सीन मोर स्ट्रगल स्टोरीज देन सक्सेस स्टोरीज। एवरीबडी हु हैज़ बीन इन दिस प्रिपरेशन, बहुत ही कम लोग आपके नोन में होते हैं जो सही में सक्सेसफुल हो पाते हैं। राइट सर। And CAPF assistant commandant is a group A service. Okay, so it's no small feat in itself. राइट। तो आप क्या एडवाइस देते हो, दो तीन टॉप एडवाइसेस जो कोई भी कैंडिडेट एस्पिरेंट अपने लाइफ में इनकलकेट करे इन डेली लाइफ, राइट सर। जिससे उसकी जो प्रिपरेशन है वो सही में चिल्ड आउट हो पाए? राइट सर। तो थीम तो यही है, क्योंकि जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो तो आई थिंक हर टॉपर आपको बता ही देगा कि कहाँ से पढ़ना, कितना पढ़ना है। मेन तो थीम यही है कि आप कैसे चिल्ड आउट मैनर में इसको निकाल सको। तो सर मैं एक मेरे सीनियर रहे हैं, शुक्ला जी नाम है उनका। वो भी सीआरपी में एसी हैं इस वक्त। तो सर जब भी मैं उनको बोलता था ना कि भैया कल पेपर है, देने जाऊँ ना जाऊँ, दिस होल सीन इज टू टेल यू दैट कि हमें डर लगता है। जो टॉपर्स हैं उन्हें भी डर लग रहा था एग्जाम के पहले, उनकी भी थोड़ी मतलब फटी पड़ी थी, लेकिन वो टिके और अपने सीनियर से जाके बात की और उनसे इंस्पिरेशन लेके वापस पहुंच गए उसी लड़ाई में। ये दिखाने के लिए नहीं है कि हमारे पास कोई बुलेट प्रूफ आर्मर है और हम एग्जाम के पहले ये मतलब एकदम कंधा चौड़ा करके बैठे थे और बस आज पेपर निकल रहा है और यही सोच के गए हैं। तो मैं उनसे जब भी पूछता था ना सर, तो वो एक ही लाइन बोलते थे, हो जाएगा, जाके दे दे। तो कहीं ना कहीं आई विल से कि अगर स्टूडेंट्स की 2-3 चीजें हैं। पहली चीज है, हैव अ डिल्यूजनल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। एकदम अंधा विश्वास करना सीख जाओ खुद के ऊपर कि मैं हूं, मैं ही हूं, मुझसे हो जाएगा। एवरेज, बिलो एवरेज, ये सब बातें बोलनी ही नहीं है खुद से। ये बोलने का काम दूसरों का है, ये मेरा काम है, ये मेरे तुम्हारे मेंटर का काम है, तुम्हारे दोस्तों का काम है बोलना कि ज्यादा उड़ो मत। तुम्हें उड़ना है, तुम्हें अपने मान के चलना है कि मुझसे हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। जितना इग्नोर करोगे फालतू चीजों को, उतना बच के रहोगे। एग्जाम सेंटर पे भीड़ देखी, इग्नोर कर दिया। एग्जाम के बाद मार्क्स हैं, अगला स्टेज बाकी है, लग रहा है कि होगा नहीं होगा, इग्नोर कर दो। पीडीएफ में लिस्ट देख लेना, 15-20 दिन में पीडीएफ आता है, वहां देख लेना। तीसरी चीज है कि इंटरव्यू में ये काम करता है कि लर्न टू पोर्ट्रे योर सेल्फ कि भाई मैं हूँ और मेरी बात सुनी जा रही है, वेदर इट इज इन दी रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज, एनीवेयर। आप अगर इस साइकी के साथ अपना पेपर नहीं लिख के आए हो इंग्लिश का कि मैं हूँ, मेरी बात सुन रहा है एग्जामिनर और वो पढ़ रहा है तो वो मुझे ही पढ़ रहा है, आपके साइकी उस आंसर शीट में नहीं दिख रहा है, वो आपको नंबर नहीं देगा। वो नंबर नहीं निकलते हैं। वो पर्सनैलिटी में बता रहा हूँ ना, हैंड राइटिंग से, लिखने से, देखने से समझ में आ जाती है। वर्क ऑन इट। तीसरी चौथी चीज मैं एक क्लास में बोलूंगा, कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप करियर डिफाइन कर सके। आप उस एग्जाम से बड़े हो, ये चीज अपने दिमाग में रखो। एट द एंड ऑफ द डे, इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद भी उस एग्जामिनेशन की औकात नहीं है कि वो आपको बना या बिगाड़ सके। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखो, तो आप प्रिवेल कर जाओगे। और नहीं भी किए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है करने को। ये कॉन्फिडेंस, डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस अपने पास रखिए प्लीज। बस यही कहूंगा सर। और उसी से चिल्ड आउट प्रिपरेशन आती है सर, वो नर्व्स काम रहती हैं और अपने आप को आदमी देख पाता है कि सर मैं ही हूँ और हो जाएगा। यही है वेल मेन सेड, मंत्र आपका चिल आउट प्रिपरेशन का, हैव डिल्यूजनल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। वेल सेड, वेल सेड, वेरी वेल सेड। और आई गेस दिस मस्ट हैव आंसर्ड एवरी ऑफ दैट डाउट ना, जो मुझको बीच बीच में लोग पूछते रहते हैं।
और राइट। आई थिंक सो यू वुड हैव आल्सो इनकाउंटर्ड फ्यू ऑफ दोज डाउट्स ऑन योर डिफरेंट हैंडल्स ऑफ इंस्टाग्राम और मे बी योर टेलीग्राम कि लोग ये बोलते हैं कि भैया मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। राइट सर। एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर पीपल आर फॉलिंग शॉर्ट और फेलिंग बिकॉज उनको खुद ही यकीन नहीं है। राइट और सर। अगर आपको खुद यकीन नहीं है तो कोई दूसरा आपको कितना ही यकीन दिलाएगा। एग्जैक्टली सर, उस समय हम भी नहीं बोल सकते कि आप हमारे कहने से कुछ हो जाएगा। उस समय आपको दिखाना है कि मेरे मेरे होने से हो जाता है, और सामने वाला बंदा फिर आप में वो कॉन्फिडेंस देख के वही रिफ्लेक्ट करता है। हम्म, सर को भी आपको देख के लगेगा कि यार बंदा में जोश है, तो वो हो सकता है चार चीज आपको ज्यादा बता दें उस हम्म, समय कि ये खींच ले जाएगा। और आप अगर लो फील कर रहे हो और वो चार चीज बताए, तो वो कहेंगे यार इतना तो कर ले, उसके बाद देखता हूँ। ये चीज अपने अंदर थोड़ा रखो, खुद को डेल्यूजन में रखो कि भाई हो जाएगा। ओके। सो नाउ कमिंग टू फ्यू क्वेश्चंस। सर करंट अफेयर के लिए क्या मैगजीन या डेली न्यूज़पेपर नोट्स फॉलो करें, क्या करना है, मतलब करंट अफेयर की क्या स्ट्रैटेजी है? करंट अफेयर्स का सर मैंने एक सोच रखा था, सिर्फ और सिर्फ विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। मैंने इधर उधर देखना बंद किया। मैं न्यूज़पेपर शुरू में पढ़ता था, मतलब फिर मैंने पढ़ना एज सच, मुझे रिपीटेटिव एफर्ट्स लग रहे थे न्यूज़पेपर, तो मैंने नहीं पढ़ा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत खराब है और आपको ओपिनियंस लिखने में टाइम लगता है, आपको दिक्कत आती है, तो आप पढ़ सकते हो, उसमें एड ऑन होगा। मेरा बेस्ट सोर्स था ओपिनियन लिखने का या आर्ग्यूमेंट्स लिखने का। मैं टॉपर की कॉपी उठा लिया था, और टॉपर की कॉपी उठा के वही मॉडल आंसर्स हैं, पढ़ो उनको देखो, पढ़ो उनको देखो। वही स्टैंडर्ड है, वही मैच करना है आपको। उससे ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, उसमें उतने में सिलेक्शन आपका हो रहा है। करंट अफेयर्स के लिए मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए। मेरी इंग्लिश फॉर्चुनेटली इतनी ठीक है कि अगर मुझे आप कंटेंट दे दो, तो मैं उसे ओपिनियन में भी और ऐसे में दोनों में ढाल सकता हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा। ओके। तो डिपेंड ऑन आप किस लेवल पे हो। अगर आप नीचे हो तो आपको थोड़ी ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो न्यूज़पेपर आप ऐड कर लो। नहीं हो, अगर आपका इंग्लिश ठीक रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मैगजीन उठाओ और उसे थ्रू एंड थ्रू पढ़ लो, बस सर इतना ही है। ओके। सो श्रेयांश, एक क्वेश्चन मुझे पूछा था किसी ने, कल ही इनफैक्ट पूछा था राइट कि सर। अगर कोई PT 365 या फिर मंथली मैगजीन फॉलो, जैसे आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो, तो ऐसी जो करंट अफेयर की मैगजीन्स होती हैं उसका रिवीजन कैसे किया जाए? राइट सर। क्या स्ट्रैटेजी है? जैसे क्या आप नोट्स उसके किसी जगह बना लेते थे या वहीं साइड में लिख लेते थे या इंडेक्स में लिख लेते? सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? तो सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि विजन के 365 में एक शुरू में तो एक ओपिनियन बेस्ड और पूरा प्रोज एंड कॉन्स रहता है, और फिर पीछे वो थोड़ा प्रीलिम्स के टाइप से करते हैं। ओके। बेस्ट तरीका सर मुझे लगता है, मैं जैसे सर नोट्स बनाने में बहुत बड़ा बिलीवर नहीं रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कंटेंट कहीं लिखा हुआ मिल जाए, चार बार पढूं और फिर मैं उसको प्रैक्टिस करूँ। मेरे नोट्स वही मेरी प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। मैं अलग से कॉपी खोलना नहीं चाहता हूँ नोट्स बनाने के लिए। मेरा यही रहा है कि कम से कम एफर्ट। तो जो मैगजीन है, अगर आप टैबलेट यूज करते हो, तो उसमें सबसे पहले एक प्रीलिम्स के लिए हाइलाइटर से जो फैक्ट्स हैं वो मार्क कर लेता था, और मीन्स वाला सेक्शन में छोड़ देता था। और रिवीजन का मेरा ऐसा रहा कि करंट अफेयर्स को भी एक सब्जेक्ट मान लिया। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अलग से ऑप्शनल चीज है आपकी। दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा आपका फिक्स होना चाहिए, पूरी पढ़ाई होने के बाद। सुबह उठते करंट अफेयर्स नहीं उठाना चाहिए मेरे हिसाब से सर। दिमाग फ्रेश रहता है, आप ऐसी चीजों में डालो जहाँ पे मेहनत हो सके। आप रात में जब एकदम आपका ड्रेन हो चुकी हो एनर्जी लगभग, तब उस समय आप करंट अफेयर उठाओ, पढ़ जाओ। और रात में पढ़ने के बाद जो है उसको रख दो, और उसके बाद जो सुबह उठ के एक नज़र उसको बस पलट लो। इससे मेमोराइजेशन हो जाती है। मेरा मतलब ये मानना है कि मेमोराइजेशन का बेस्ट तरीका यही है। करंट अफेयर से कोई फायदा नहीं अगर आपको ये रिकॉल नहीं हो पाता है। तो सुबह उठा, एक बार ऐसे ही रीडिंग किया और रख दिया, और रात में ढंग से पढ़ लिया। प्रीलिम्स वाला जो एमसीक्यूज वाला करंट अफेयर है उसके लिए मार्क कर लीजिए, और मेंस वाले टाइप का करंट अफेयर है उसके लिए बेस्ट है आपके पास कि आप पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। एग्जाम में आपका अगर आपके 6 पॉइंट ऐसे ऐसे नहीं निकल रहे हैं ना, या 6 पॉइंट 5 पॉइंट, तो कोई फायदा नहीं होगा बहुत पढ़ के। 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स के। ओके। ओके। ग्रेट एडवाइस देयर। उसके बाद एक सर सर सवाल माइक और। बंद है शायद, आवाज नहीं आ रही। ओके, सॉरी। हाँ। सो इसके बाद सवाल है कि भैया प्रिपरेशन के टाइम हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, एंड लाइक व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? आई थिंक सो दिस इज आंसर्ड बाय श्रेयांश की, हाँ मतलब क्या माइंडसेट है। इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहोगे तो यू कैन। डोंट सर में यही कि आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी पूरी प्रिपरेशन को ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखो। मेरा जैसे शादी में जाना है, शादी में जाना भी तभी जाना है जब मेरा पढ़ाई से मन बोर हो चुका है। मैं जाऊंगा वहाँ रिफ्रेश होना।
मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? इसलिए नहीं कि दोस्त बुला रहा है, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दिमाग हल्का करना है। आज मैं पढ़ के बोर हो चुका हूँ, मैं दोस्तों से मिलूंगा। यू हैव टू बिकम क्रेजी अमाउंट ऑफ सेल्फिश टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो कर रहे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लोग हैं। सेल्फिश इन द सेंस कि वो अपने एजेंडा, अपने एम को सबसे पहले रखते हैं, एवरीथिंग कम सेकेंड। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप कॉलेज में हो या वैसे हो, आपकी प्रिपरेशन से जो टाइम बचे, आपको रिफ्रेश होने के लिए जो टाइम मिले, उसमें आप किसी से मिलने जाओ, किसी से घूम फिर आओ। अ, इसलिए नहीं कि कोई बुला रहा है बहकावे में। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। वहां कोई बहका दिया, आप कंपनी कमांडर हो गए, आप 100 120 लोगों के इंचार्ज हो, किसी ने बहका दिया और आप बह गए, कोई मतलब नहीं है इस बात का। अगर आप सिविल पोजीशन में, जहां आपके पास कुछ नहीं करना, सीधा ना बोलना है, आप तब नहीं बोल पा रहे हो, वहां पे तो लोग प्रेशर करेंगे कि सर ऐसे कर जाओ, वैसे कर जाओ। तो वहां आप ना कैसे बोलोगे जब आपके पास यूनिफॉर्म है और आपके पास पावर है? डोंट्स में बस यही ऐड करूंगा सर। दैट्स नाइस। एक्चुअली आई थिंक कि यार सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग है। राइट सर। आई थिंक सो दीज ऑल सेशंस आर वेरी हेल्पफुल, नो डाउट। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और इट्स ऑल अबाउट लर्निंग ऑलवेज। तो मुझे बहुत कुछ मतलब ये जो बता रहा है श्रेयांश, इससे बहुत कुछ आज जानने को मिला कि हाँ मेरी भी अप्रोच में क्या क्या कमियां थी, व्हाट आई कैन ऑल्टर। बट ऑल आई वांट टू से इज कि सबकी अपनी यार अलग पर्सोना है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना कैरेक्टर है। तो यू शुड डू द थिंग्स इन योर ओन मैनर। राइट सर। अगर एक, श्रेयांश, हाँ, हाँ यस। सर, वही मैं कह रहा था। मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने बोला कि जितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं ना, आप सबको पकड़ के पूछो, सबकी स्ट्रेटजी अलग मिलेगी। देयर आर इनफाइनाइट वेज, और कल आप सेलेक्ट हो गए तो कल आपकी भी स्ट्रेटजी ना मुझसे मैच करेगी ना सर से मैच करेगी, आपकी अलग होगी। आप उसे खुद क्यूरेट करके खुद ही पहुंचोगे वहां। तो ये चीज वही सर बोल रहे थे कि सबकी स्ट्रेटजी अलग है। तीन, अगर 515 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो 500 स्ट्रेटजीज हैं, प्लस राइट। तो ऐड कर लीजिए आप जितने साल लड़के निकले हैं। फैज़ान हैज़ सेड अ स्ट्रैटेजी फॉर हिमसेल्फ कि हाँ मेरा साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, विद नोट्स एंड मेकिंग रिवीजंस, प्रिपेयरिंग हिस्ट्री एंड मैथ्स एंड ग्रामर फॉर नाउ एंड प्रैक्टिसिंग पेपर 2 बाय यूनिफॉर्म कॉलिंग। हाउ इज़ माई अप्रोच? तो आई थिंक सो फैज़ान, until unless you know कि हाँ जो आपकी रिसोर्सेज आपने लिखे हैं दे आर हाउ मच इफेक्टिव, हम लोग यहाँ पे कैसे बता दें कि यार आप बहुत सही काम कर रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका है आपने जो भी नोट्स बनाया है, जो भी रिवीजन किया है, उससे पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो। राइट सर। अगर आपका स्ट्राइक रेशियो अच्छा है, 70-80% सवाल बन रहे हैं, मे बी उससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसी इसका मतलब ठीक है, देन योर रिसोर्सेज आर फ्रूटफुल। अगर उससे सवाल नहीं हल हो रहे हैं तो उसको तुरंत फेंक दो या जला दो, सीधी बात है। मैंने तो यही किया यार, मतलब 2 अटेम्प्ट मेरे निकल गए, उसके बाद मैंने सारी जो, मतलब कहना तो नीचे पर बहुत सारा कचरा भी था मेरे पास। राइट सर। बहुत सारे ऐसे मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है और टीचर अवेलेबल है जो कुछ भी कचरा बता देते हैं, और सवाल नहीं बन रहा है तो क्या फ़ायदा। इनफैक्ट मैंने इकॉनमी जिनसे पढ़ी थी 2 साल इतना रिलीजियसली फॉलो किया, बट सवाल का स्ट्राइक रेशियो इतना पुअर, राइट सर। तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज की। तो इट इज़ ऑल अबाउट अडेप्टिंग। आप खुद देखो, हम जज नहीं हो सकते हैं, आपको नहीं बता सकते। आपने भी मेंशन नहीं किया क्योंकि कि आप ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े। तो इट्स ऑल अबाउट योर ओन रिवैल्यूएशन। So Shreyansh, coming to राइट the सर। next question, we won't extend the session too much, but अभी एक दो सवाल जो बचे हुए हैं, जो कुछ लोगों ने मुझे DMs में श्योर भेजे सर। थे, they couldn't join because of CDS paper today, you must be knowing। तो एक सवाल तो ये था कि जैसे कई लोग ये जानना चाहते हैं जो अभी ग्रेजुएशन करेंगे, तो उन्होंने ये बोला कि सर क्या हम लोगों के लिए बीटेक ज्वाइन करना बेटर है, या बीएससी करना बेटर है, या बीए करना बेटर है। आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप तो बीटेक किए हैं तो एक नेचुरल बायस बीटेक की तरफ होगा, बट स्टिल हाउ डू यू सी कि हाँ फ्यूचर में आपको ग्रेजुएशन किससे करना चाहिए अगर आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम ही देना। अच्छा सर, अगर आपको श्योर एंड सर्टेन है पूरी तरह कि गवर्नमेंट में ही कहीं एडजस्ट होना है, देन आई विल सजेस्ट कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स आर बेस्ट। बिकॉज लॉजिक बनता है कि वहाँ से आपका बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप हो जाएगा और आप क्लियर कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपका साइंस एप्टीट्यूड रहा है और आप वैसे रहे हैं कि स्कूल में आप सही रहे हैं पढ़ाई में साइंस के, देन आई विल सजेस्ट एज अ सेकंड करियर ऑप्शन बीटेक इज बेस्ट। क्योंकि फिर वो आपको कहीं ना कहीं वापस एक अर्निंग पोटेंशियल दे देता है। ये अभी नहीं समझ में आता, वो घुसने के बाद समझ में आता है कि द एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज अनसर्टेन। कौन कॉपी चेक कर रहा है, किस मूड में कर रहा है, कोई कुछ नहीं जानता है। दिन कैसा है वगैरह वगैरह। मेरा ही ड्राइवर नहीं आया था, ड्राइवर नहीं आया होता तो मैं पेपर नहीं दे पाता।
ये 2.5 घंटा चला के जाना था, शायद मैं नहीं जा पाता उस वक्त। तो ऑप्शन सर बीटेक रहेगा, अगर आपके पास साइकी है उसका, आप रहे हैं, और या फिर बीएससी अगर आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपका प्योर सर्टेन है सर तो बीए इज बेस्ट, उससे अच्छा ओवरलैप कहीं नहीं मिल रहा है अभी तो। ओके ओके, गॉट इट। एक और क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में। राइट सर। सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट मुझे ये पूछना था कि फिजिकल जो राइट सर। एग्जामिनेशन की स्टेज है जो अब आने वाली है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आने वाले हैं 25 साइकिल के, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द फिजिकल्स एंड मेडिकल्स? मेडिकल्स के लिए तो खैर क्या ही प्रिपेयर वेरी होते हैं, गुड। बट व्हाट वाज दैट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड दैट पार्ट ऑफ द एग्जाम? उसका कुछ तो इंटरेस्टिंग ट्रिविया स्टोरी हुआ है आपके पास सर तो? स्टोरी ये है कि मेरा रिटर्न के बाद मुझे पता भी नहीं था कि फिजिकल का स्टेज होगा। जब मेरा पीडीएफ में रिजल्ट मेरी स्टोरी सर ऐसी है कि जब मेरा रिटर्न का रिजल्ट आ गया और पीडीएफ मैंने नाम देख लिया, तो मैंने अपने सीनियर को फोन किया कि भैया हो गया, पीडीएफ में आ गया नाम, अब क्या करूं। तो कह रहे हैं फिजिकल की तैयारी होगा। फिजिकल ये क्या होता है, इसमें करना है क्या कुछ? तो वो फिर उन्होंने स्टेजेस बताए कि दौड़ना शुरू कर दे। मुझे लिटरली नहीं पता था कि इसमें होता है। 3 महीने का शायद सर गैप मिलता है, आई थिंक 3 या 4 महीने करीब रिटर्न एंड पीएसटी के बीच में, फिजिकल राइट। स्टैंडर्ड्स टेस्ट। हम्म। उसमें मैंने यहीं पास में सर बीएचयू का ग्राउंड है, तो मैंने क्या किया था कि रनिंग शुरू कर दी थी। रनिंग में अगर आप सब अगर स्पोर्ट्समैन हो तो अच्छी बात है। जो मेरे लिए वर्क किया, जो 800 मीटर दौड़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है सर, इंटरवल रनिंग काइंड ऑफ। मेरे लिए क्या था सर, मैं टाइमर लगा देता था ईयरफोन पे 40 और 20 का, तो जिसमें 40 सेकंड वो म्यूजिक बजता था और 20 सेकंड वो रेस्ट करने बोलता था। 40 में मैं भगाता था और 20 सेकंड रेस्ट, 40-20 40-20 ऐसे करके मैं 5 किलोमीटर रनिंग मैंने शुरू की थी। सॉफ्ट सर्फेसिस पे, रोड रनिंग नहीं करनी है। सॉफ्ट सर्फेसिस पे करेंगे तो सबसे अच्छा है, रोड रनिंग के बाद आपको शिन पेन हो सकता है। मेरा सर वही था। दूसरी चीज सर, लॉन्ग जंप मैंने दबा के प्रैक्टिस की थी। हर बार पैर पड़ जा रहा था लाइन पे, बस इस वजह से। पीएसटी में लकीली मेरा एक अटेम्प्ट में हो गया था लॉन्ग जंप। लेकिन अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है तो लॉन्ग जंप की खूब जम के करिएगा, पैर ना पड़े आपका। पैर पड़ गया, वो कमांडेंट जो है, कैमरा अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी हो रही होती है, कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस होता है, आप बोल नहीं पाएंगे कि सर नहीं पड़ा या वैसा कुछ, कोई एक्सक्यूज नहीं, भगा देते हैं सीधा। ये कहूंगा सर कि जगह खोजिए और वहां पे लॉन्ग जंप की जम के प्रैक्टिस करिए। मतलब इट शुड बी कि आप भागे और हो जाए वो। एक अटेम्प्ट में होने वाला लॉन्ग जंप होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट जाए नहीं, क्योंकि सर फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जहां एक गया राइट। ना, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते लोग का चेहरा उतरने लगता है। मेरे साथ जो लड़के थे उनके साथ होने लगा था। एंड पीएसटी में जो सिलेक्शन रेट है सर वो 50% ही है। अगर आपके पास 28-30 लड़के गए हैं, तो आप जब शाम को मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आएंगे तो अब तक 15 डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे किसी न किसी इवेंट में। तो कीप योरसेल्फ फिट विद इन दिस प्रोसेस, अगर आपने सोच लिया है कि यूनिफॉर्म ही पहननी है तो। राइट राइट। सो राइट। योर मेडिकल एंड फिजिकल्स वाज इन गोरखपुर, राइट? राइट सर, गोरखपुर। एसएसबी गोरखपुर। ओके ओके। सो देखते हैं, कुछ और डाउट्स हैं, देन वी विल रैप अप द सेशन। बुक्स को आपने कितनी बार रीड किया था सर? बुक्स एज इन मैंने बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स रेफर नहीं की हैं, हम्म। अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत पॉलिटी। उसके अलावा मेरे पास जो नोट्स हैं वो मैंने मेरी जो कोचिंग से पीडीएफ्स मिले थे। क्योंकि क्या था ना, मैं थोड़ा चीजें आलसी तरीके से करता हूँ। उन्होंने बोल दिया था कि हमने बुक्स पढ़ के नोट्स बना दिए हैं, आप पढ़ लो, आप इतना रिप्रोड्यूस कर लोगे तो हो जाएगा। मैंने मान ली वो बात कि मैं पढ़ूंगा, अगर मैं एग्जाम में रट लिया इसको, वर्ड बाय वर्ड मुझे एग्जाम में रिकॉल हो गया तो मेरा हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड बुक में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है। लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है मतलब ढंग से, शायद अब तो याद भी नहीं कितनी बार पढ़ ली होगी, 2 साल में काफी हो गया है। नंबर डबल डिजिट में आ गया होगा मोस्ट लाइकली। बस दैट्स बस इंटरेस्टिंग। वही पीडीएफ भी तो। कोई रूल नहीं है, मैं तो कंठस्थ करने पे विश्वास रखता हूँ कि जितना मटेरियल है वो आपको एकदम वैसा हो जाना चाहिए कि भाई मुंह जबानी जितना हो सके, यू हैव टू गो टू दैट लेवल। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस टुडे इज, Amit is asking one question. Yes, Amit? अ, मेरा श्रेयस सर से क्वेश्चन था कि फिजिकल के दौरान हाँ आपकी हाँ। नी में पेन और ये सब वगैरह नहीं होता था क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहे थे? हाँ राइट, एग्जैक्टली यही हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि जो मेरा मेंटर था उन्होंने बताया, तो उन्होंने रनिंग बोल दिया और मैं अपने घर के पास में जो रोड जाती है सुबह खाली रहती है, तो मैं रनिंग शुरू कर दिया उसके ऊपर। और फर्स्ट टाइम में ही मैं करीब 3.5-4 किलोमीटर भाग गया था रोड पे।
तो शिन पेन मुझे पकड़ लिया था। और शिन पेन ऐसा है ना कि वो हो जाए तो आप फिर पिकअप नहीं ले सकते हो। 100 मीटर तो आपका गया, शिन पेन आई नहीं कि आप 100 मीटर नहीं भाग पाओगे, 800 मीटर फिर भी आप क्लियर कर लो। इसीलिए मैंने एग्जैक्टली बोला है भाई कि शॉर्ट सर्फेसिस पे करना, और इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाओ, बहुत आराम से। मुझे तो लगता है कि फिजिकल की तैयारी ऐसी है कि जो इग्नोरेंस के साथ कर रहा है वो उस दिन जाके वहां पे हैमस्ट्रिंग पुल करा लेगा। मेरे साथ सर हुआ था, मेरा एक लड़का था साथ ही में, जो हम बीएचयू के ग्राउंड में भाग रहे थे, सब कुछ सही भागा, वो हम लोग के साथ प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसने ना एक हफ्ता पहले एकदम बॉडी छोड़ दी कि मैं दौड़ूंगा ही नहीं। और वहां पे वार्म अप का टाइम नहीं देते हैं, पीएसटी में ध्यान रखना, वो बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। दिसंबर में होता है, सीधा बोलेंगे आओ दौड़ो, 100 मीटर पहला इवेंट होगा। तो जैसे जैसे वहां पे इवेंट शुरू हो गया उसी समय वार्म अप शुरू कर देना। वो बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी सर मेरे साथ के एक लड़के की, और वो उसी वक्त जो है वो हो गया था। ठंडी बॉडी थी, दिसंबर का समय था, भाग गया वो 100 मीटर, बॉडी ने साथ नहीं दिया। तो मेक श्योर कि आप ढंग से वीडियोस फॉलो करो, और पीएसटी के लिए इंक्रीमेंटल वे में करो। बाकी पीएसटी के लिए अलग से एक सेशन पूरा कोई सीनियर ले सकता है आपका, जो ढंग से आपको पीएसटी समझा सके, क्योंकि इतने शॉर्ट में पूरा बताना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। Yeah, already we have conducted a session with Falzer, who is AIR 110. उसके राइट, अलावा भी हम लोग बीच बीच में ट्राई करते हैं कि लाइक रिया के साथ एक सेशन था, तो राइट सर। रिया मैम ने बताया कि हाँ फॉर फीमेल्स, तो वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। बाकी हाँ, फ्यूचर में अभी रिजल्ट आने दो, फिर और सेशंस रखेंगे यार। वी राइट। हैव अ लॉट ऑफ people who want to like share their strategies. So Faizan has asked this last question for the day is कि so what are you doing currently, क्योंकि ज्वाइनिंग में तो अभी टाइम है। मीम क्या शेयर कर मस्ती रहे कर हैं रहे यार, हो? पूरा दिन बैठ के रील शेयर करते रहते हैं मैं और सर। तुम्हारे इनबॉक्स देख लो ना, ऊट पटांग रील्स जो हम लोग बैन करा दे इंस्टाग्राम से और देश से, हाँ। बस वही करते रहते हैं तो मैं और प्रतीक सर। बस यस। यही चल रहा है यार, सीरियसली, और कुछ बहुत ज्यादा नहीं भाई कर रहे। लाइफ के मजे ले रहे हैं और बस कुछ नहीं, और एग्जैक्टली। बस जल्दी से जल्दी आप लोग भी एग्जाम क्लियर करो, लाइफ के मजे लो, और प्रिपरेशन में भी मजे लो यार। मैं तो हाँ प्रिपरेशन के एग्जैक्टली सर, टाइम भी उसको कोई एग्जैक्टली। हेडेक नहीं लेता था। हेडेक होती है, थोड़ा तो डर लगना भी चाहिए, नहीं तो इसका मतलब प्रिपेयर ही नहीं किया हेडेक है। रहे तो बोलो कि फिर खुद को कुछ देखो कि अगर इनका हो गया ना तो मेरा भी हो जाएगा। थोड़ा सीनियर सुनियर गया तेल लेने, हमारी शक्लें देखो और एक बार बोलो कि इनका हो गया ना तो मेरा भी हो जाएगा, और उसके बाद चिल करो। इतना वो सर नहीं आप लेना कि। सर आप वाराणसी में रहते हैं क्या? जी जी हाँ, मैं बनारस में मेरा घर है। प्रतीक सो भैया। हाँ भाई प्रतीक। अमित। मैं कुछ नहीं भैया, बाद में बात करूंगा। अच्छा, अमित एक्चुअली आया था बनारस से मुझसे मिलने लखनऊ, ये भी एक अच्छा कहानी है। तो अच्छा अच्छा। खैर, तो श्रेयांश प्लीज़ अपने जो भी आप कांटेक्ट के हैंडल्स हैं वो अच्छा प्लीज़ शेयर कर देना, सो दैट वी कैन शेयर इट विद आवर ऑडियंस। अमित प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। और कोशिश करेंगे कि आपसे फ्यूचर में भी कांटेक्ट करेंगे, और कोई ऐसी कोई बुक लिस्ट हो जो कि आई थिंक सो आपकी नहीं है, बिकॉज यू हैव फॉलोड अ सिंगल सोर्स, तो फिर भी कुछ आपको रिकमेंड करना हो तो मुझे प्लीज़ टेक्स्ट कर देना, सो दैट आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप। Or it was lovely interacting with you. I think it was one of the most chilled out session. राइट सर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम चिल्ड आउट प्रिपरेशन, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट चिल्ड आउट सेशन, जिसके अंदर एक चीज जानने को मिली कि बीइंग चिल्ड आउट एंड बीइंग लापरवाह, दोनों में एक दोनों में सटल सा डिफरेंस है। डिफरेंस है, हाँ, सटल सा डिफरेंस है। सटल डिफरेंस है। बट इट शोज कि आपकी कमिटमेंट क्या है, वही डिफाइन करता है कि आप लापरवाह हो या चिल्ड आउट हो। राइट सर। ठीक है, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, फल तो में बरले होगी, बहुरी करोगे कब। तो इसी नोट पे आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू श्रेयांश फॉर हिज ट्रेनिंग एंड फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक थैंक यू यू सो मच एवरीवन। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज एन ऑनर। और आप लोग थैंक से यू। बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। जय हिंद भाई। जय हिंद सर।